हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं भी पुलमेता आज आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मार्क्स भी इसका अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इससे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो पिछले वीडियोज में पिछले लेक्चर्स में हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसको जान लेते हैं। बच्चों, लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सब पढ़े थे हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। फिर पढ़ते कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फिर पढ़ते कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट जो पहले जाता है किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मटेरियल पे, इस लाइट रे को इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करके चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग पढ़ चुके थे। तो रिफ्लेक्शन भी हम लोग अच्छे से किए थे, समझ में आया था स्फेरिकल मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन, जो प्लेन मिरर पे स्फेरिकल मिरर पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन किए थे। ये सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरह से सीख गए थे। नहीं सीखे थे तो पिछले वीडियोस में देख लेंगे आप। अभी चलिए हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट रे, सपोज करिए हम तो पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि लाइट अगर इस तरह से जा रहा है, अगर एक ही मीडियम रहेगा तो लाइट सीधा स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन रास्ते में अगर कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल मिल जाए, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बदल जाएगा। अब लाइट रे की स्पीड चेंज होने के कारण लाइट रे के डायरेक्शन में बदलेगा, है ना। स्पीड अगर बदलता है, अगर कोई गाड़ी अगर फास्ट मूव कर रहा है और वो क्या होगा, स्लो होगा। अगर वो ऑब्लिकली, उसको भी हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। फिलहाल इसको समझिए कि ये इंसिडेंट रे है और ये जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। प्यारे बच्चों, यहां से क्या होता है ना, ये लाइट रे बेंड करता है ऐसे कुछ। अगर लाइट का स्पीड घट गया, ये जो मीडियम दिख रहा है इसको मीडियम 1 बोले, और ये मीडियम 2 है। तो मीडियम 2 में अगर लाइट का स्पीड डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, लाइट का स्पीड अगर डिक्रीज करता है मीडियम 2 में, तो लाइट क्या कर देगा, बेंड करेगा। किधर करेगा बेंड, तो नॉर्मल की तरफ करेगा, है ना। ऐसे अगर एक हम नॉर्मल बना ले इस तरह से, मतलब जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक किया उसके परपेंडिकुलर एक लाइट, मतलब इमेजिनरी लाइन ले लिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, है ना। तो ये नॉर्मल बना है, तो ये जितना, मतलब ये जो कहलाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, लाइट रे आया ऑब्लिकली, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड घटता है, तो लाइट का जो या तो बढ़ेगा, चेंज होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि लाइट का स्पीड चेंज होगा। तो लाइट का जब स्पीड चेंज होगा, इसके कारण लाइट बेंड करता है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, अब ये मीडियम 1 से फिर मीडियम 2 से मीडियम 1 में आएगा, क्योंकि ये पूरा एयर है। सपोज करो एयर में लाइट में सीधा चल रहा था, बीच में ग्लास आ गया, तो लाइट जब इस पे जाएगा तो ये बेंड करेगा। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और फिर यहां पर देखिए, जिस पॉइंट से अब फिर दूसरे मीडियम में जाने लगा तो इसको भी बोलेंगे, यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये जितना एंगल बना इससे ये ज्यादा एंगल बनाएगा। मतलब अगर डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है उसको रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम, सपोज करिए यहां पे एयर है और दूसरा ये ग्लास, तो एयर हो गया क्या, रेयर मीडियम, एयर हो गया आपका रेयर मीडियम, है ना। और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। हाँ, अब देखिए, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम होगा तो लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको एक अलग तरीके से, है ना। देखिए यहां पे वही है, ये इंसिडेंट रे गया, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। अब ये इंसिडेंट रे जब जाएगा, मान लीजिए कि क्या है, ये मीडियम एयर है, ये पूरा एयर है। अब एयर से लाइट जा रहा है कहाँ, ग्लास में,
तो एयर से लाइट ग्लास में जाएगा तो जिस पॉइंट पे ये लाइट है, जैसे सपोज करिए यहाँ, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे से सीधा जाता। अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे 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 ये सीधा जाता, इस लाइन पे जाता। लेकिन जैसे ग्लास आ गया तो ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है, तो ग्लास का डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब डेंसिटी जहां पे ज्यादा होता है वहां पे लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। अब कहिएगा सर मतलब ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर बोलिए, हाँ तो ये भी सही है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब होता है कि लाइट का स्पीड जिसमें कम होगा उस मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे, और लाइट का स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलेंगे। बच्चों ये इंसिडेंट रे है, और ये जो लाइट रे जब बेंड किया नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड रे। और ये जो लाइट रे गया, ये जो बाहर निकला, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे बोलते हैं, क्लियर होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये लाइट का स्पीड है, बार बार बोले कि लाइट का स्पीड जब कम होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। देखिए ये नॉर्मल से एंगल कम बना रहा है, और यहाँ पर देखिए नॉर्मल से एंगल ज्यादा बना रहा है, यहाँ पे नॉर्मल से एंगल ज्यादा बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर अगर जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे बेंडिंग नहीं होगा। हाँ वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, है ना, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, लेकिन वो बेंड नहीं करेगा, इसलिए उसको रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहिएगा कि सर लाइट बेंड कैसे करता है, एक बार कोई एग्जांपल दे करके बताइए ना। तो चलिए हम एक आपको एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख ले कि अगर लाइट रे क्या ना कि ये मीडियम एयर है और ये क्या हो गया, वाटर है, तो ये इसको बोलेंगे रेयर मीडियम, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये वाला नॉर्मल बन रहा है ना, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल देखिए बड़ा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। अगर परपेंडिकुलर दे रहे हैं तो लाइट रे सीधा जाएगा, बेंड नहीं करेगा। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन अनडेविएटेड होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो कैसे चेंज करता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, सपोज करिए बच्चों कि एक अपने पास एक रोड है, रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी का स्पीड बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है। अब क्या करेंगे, गाड़ी जब स्पीड में चल रही है, अगर हम ब्रेक मारते हैं या फिर स्पीड में चेंज जाएगा तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं। जैसे देखिए गाड़ी आ रही है और गाड़ी स्पीड में चलेगी, और जैसे ही वो ब्रेक लगाएंगे वैसे ये क्या कर लेगा, डायरेक्शन बदल लेगा, है ना। मतलब ब्रेक लगाए या फिर स्पीड को चेंज कर रहे हैं, इधर वाले व्हील्स का अगर मान लो कि स्पीड कम हो जाएगा तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं। उसी तरह से जब बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आते हैं तो जो रे ऑफ लाइट पहले इंटर करता है दूसरे मीडियम में वो पहले बेंड करता है। ये देखिए इधर का स्पीड पहले घटा है, इसलिए इस डायरेक्शन में ये बेंड किया, है ना। उसी तरह से लाइट का भी होता है। अगर लाइट में सपोज करिए कि एक मिनट हम दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा मीडियम है, ये लाइट रे से आया, ठीक है, रेड वाला लाइन से दिख रहा होगा, ये लाइट रे से आ रहा है, बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऑब्लिकली आ रहा है। तो बाबू मेरा ये कहना है कि लाइट रे पहले कौन सा इंटर कर रहा है, ये वाला इंटर कर रहा है, फिर उसके बाद लाइट रे ये इंटर करेगा, तो ये इंटर किया तो पहले ये बेंड करेगा, फिर ये बेंड करेगा, देन ये बेंड करेगा, ये ऐसे बेंड करेगा नहीं, फिर ये वाला लाइट पहले निकलेगा, इसलिए पहले ये इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका स्पीड उसके बाद में ज्यादा होगा, इसका स्पीड उसके बाद में ज्यादा होगा, इसीलिए ये ओवरऑल क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे देखा जाए। इसमें हम लोग पढ़े क्या कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड। रे ऑफ लाइट बेंड क्यों करता है, इसको हम लोग समझे कि स्पीड बदलने के कारण लाइट रे बेंड कर जाता है ना। ये राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड का स्पीड कम हो गया, लेफ्ट साइड का स्पीड अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेंड करेगा, है ना। हाँ अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वही बता रहे कि फिर से देख लीजिए आप कि लाइट रे मतलब ये जो
कार आया है ना, कार मूव कर रहा है, और जब ब्रेक मारेगी इसका स्पीड घटा, है ना, राइट वाले का स्पीड घट गया और लेफ्ट वाले का स्पीड ज्यादा है, तो ये इसी की तरफ, राइट की तरफ ही ना बेंड करेगा, ऐसे बेंड किया। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें इसको, एक लाइन बनाए तो लाइट रे से गया, फिर ये जाना था सीधा, लेकिन ये बेंड कर जाएगा, है ना, नॉर्मल बना, और ये एंगल जितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल कहलाएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, ज्यादा, ये वाला एंगल ज्यादा और ये वाला एंगल कम हो जाएगा। तो ये बोला है कि ट्रैक्टर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, जब वेलोसिटी घटेगा तो ट्रैक्टर क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। क्यों करेगा बेंड, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, और लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, जिधर वेलोसिटी घटता है उधर लाइट पहले बेंड करता है। अब ये परपेंडिकुलर अगर कोई ट्रैक्टर आए, है ना, ये ट्रैक्टर है, ये सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा ब्रेक लगेगा, तो क्या इसके स्पीड में कोई चेंजेस आएगा, कोई स्पीड में चेंजेस तो आएगा, लेकिन ये बेंड नहीं करेगा, है ना, इसमें बेंड नहीं करेगा, मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, तो डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और लाइट ट्रेवल स्ट्रेट नो डिविएशन। पिछले बताएं अभी जस्ट इससे पहले भी कि लाइट जब मतलब परपेंडिकुलर जाएगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन रेयर टू डेंसर, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, याद रखेंगे कि लाइट रे अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे एयर है, वाटर है ना, तो जिस पॉइंट पे गया इसको, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया आपका नॉर्मल। और ये लाइट रे, अगर ये मीडियम नहीं होता वाटर, तो लाइट रे तो सीधा जाता, ये सीधा नहीं जा रहा है ना, मीडियम बदल गया इस कारण। अब ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है। क्यों कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्पीड, वाटर में लाइट का स्पीड कम होगा और एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। नेक्स्ट, है ना, ये देखिएगा, मतलब इसमें वेलोसिटी डिक्रीज करने के कारण ऐसा हुआ, डेंसर से रेयर जाएगा सब, मतलब हम बताए हैं पिछले बार कि यहाँ पे ना एक लाइट रह गया, ये नॉर्मल बना, और ये डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा, ये तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो सीधा जाता लाइट ऐसे जो डॉटेड लाइन है उस पर, लेकिन ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है, बड़ा है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि अगर परपेंडिकुलर लाइट जाएगा, डेंसर से रेयर जाए चाहे रेयर से डेंसर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सीधा पास कर जाएगा, है ना, ये डेविएट नहीं करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अच्छा समझ में आ गया होगा लाइट बेंड क्यों करता है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे तो लाइट बेंड क्यों किया, बेंड इसलिए किया क्योंकि वो ऑब्लिकली जा रहा है और डेंसिटी दोनों मीडियम का अलग अलग होगा, तो मीडियम के डेंसिटी बदलने के कारण लाइट के स्पीड में चेंजेस आ जाएंगे, इस चेंजेस की वजह से लाइट बेंड कर जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, फिर पढ़े थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बदलेगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा। एक स्नेल थे, वही एक लॉ बनाए थे, वो मतलब क्या बनाए, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, ये बताए थे। मतलब ये क्या है ना कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, बाबू ये एंगल ज्यादा और ये एंगल कम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. मतलब बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहां पे हम एंगल बनाएं, देखिए अगर सपोज करिए कि दो ही मीडियम है, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है। अब ये एंगल जब हम इतना रखते हैं तो ये इतना बेंड कर रहा है, तो क्वेश्चन राइज हुआ सबसे पहले दिमाग में आया स्नेल को कि भाई जब एंगल हम कम करेंगे, है ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही घटा लें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना घटेगा, कुछ ना कुछ तो इसमें चेंजेज आएंगे, कुछ ना कुछ तो बदलेगा, है ना, आखिर कुछ तो कॉमन होगा, सीधे से तो ये डिफरेंट नहीं आ जाएगा। तो वो एक लॉ तैयार किए, है ना, उस लॉ में बताएं कि ये जो साइन
साइन ऑफ एंगल आई, मैथ से पढ़ना ट्रिगो में, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब देखिए यहां पे अपना आइस है, आइस पे ये जो लाइट रे आएगा इधर से आया तो ये नॉर्मल बना, तो ये बेंड किया इसे कुछ, तो इसका जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे तो हमेशा आइस में अपना इसका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये देखो साइन ऑफ आई बाय साइन आर बराबर 1.31 आता है। उसी तरह डायमंड की बात कर ले तो डायमंड में क्या होगा, इसमें देखिए ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल बहुत कम है। इसमें देखिए ये एंगल तो है, जितना एंगल उससे थोड़ा कम है, लेकिन इसमें जितना एंगल उससे बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, तो साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब दूसरे लैंग्वेज में ये कह ले कि लाइट जब आइस में जाएगा तो क्या होगा, बेंड तो करेगा लेकिन कम करेगा और इसमें बेंडिंग ज्यादा करेगा, है ना। तो डायमंड में बेंड ज्यादा करता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखिए इसका साइन आई बाई साइन आर कितना हो गया, 2.42, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2.42। अब देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे कि पेंसिल, मतलब इसका एप्लीकेशन देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। मतलब आप एवरीडे लाइफ में भी देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे जो सत्तू का दुकान रखे हुए हैं वो एक कंटेनर में पानी रखता है, उसमें नींबू रखेगा तो नींबू का साइज बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। उसी तरह से आप देखेंगे स्टार्स ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है, क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। जादूगर को देखिएगा गर्दन को अलग कर देता है, सर को धड़ से अलग कर देता है, ऐसा क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है ना। पेंसिल बेंड किया हुआ दिखता है हम लोगों को, या फिर कोई स्टिक को पानी में डुबाइए तो कैसा दिखेगा, बेंड किया हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मछली अगर देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक्वेरियम है और सोच रहे ऊपर से देख रहे हैं और सोच रहे कि मछली मेरे हाथ में आ जाएगी, तो नहीं आता, वो नीचे रहता है ना। जो हम लोगों को दिखता है वो एपियरेंट डेप्थ दिखता है। क्या होता है एपियरेंट डेप्थ, ये देखेंगे तो बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह पे हम रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में पिंच रोड पे देखिएगा, नीचे में रोड पे दिखता है कैसा, पानी जैसा, झील जैसा दिखेगा, चिलमिलाता हुआ। क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। प्यारे बच्चों, लाइट रे, एक ही लाइट रे एक मीडियम जब बदलेगा तो स्पीड बदलता है और स्पीड बदलने के कारण वो लाइट रे बेंड करता है। इसी वजह से, है ना, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसी बेंडिंग की वजह से जो पेंसिल है आपका, ये पेंसिल भी बेंड करता हुआ दिखता है। सपोज करो हमारे पास ना यहां तक हम वाटर रखें, पानी यहां तक। प्यारे बच्चों, अगर पानी नहीं होता तो हम लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे पेंसिल का यूनिट दिखता, लेकिन जो वाटर है तो लाइट रे यहाँ से निकला, फिर एक लाइट रे यहाँ से निकला। अब यहाँ देखिए इसका नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ये जितना एंगल बना उससे ज़्यादा एंगल से ये बेंड करेगा, उससे ज़्यादा एंगल से बेंड करेगा। चाहे दूसरे तरीके से देखो, देखिए ये लाइट रे गया ऐसे, एक लाइट रे गया ऐसे, यहाँ पे बना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर बनेगा नॉर्मल। तो ये जितना एंगल है उससे ये ज़्यादा एंगल बनाएगा ना। क्यों बनाएगा, तो ये हो गया आपका रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ भी एक बनेगा नॉर्मल और ये जितना एंगल है उससे ज़्यादा एंगल बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि डेंसर मीडियम, वाटर इज डेंसर देन एयर, एयर से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर कौन है, वाटर। इसीलिए इसमें से जैसे वाटर से लाइट एयर में जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ये जाएगा एब्जॉर्बर के आंख पे, नहीं ये वाला लाइट रे कहाँ जाएगा, एब्जॉर्बर के आंख पे जाएगा। तो ये इसको कैसा दिखेगा, इसको कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे 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 और ये ऐसे 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 ऐसे। जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे ये नीब दिखेगा, इसको ऐसे पेंसिल दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए मुड़ा हुआ दिखता है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है कि अगर इसी को देखिए कि अगर लाइट रे, अगर इसमें वाटर डालोगे, वाटर डालने के बाद ये बेंड करता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइट तो गया और वाटर से जैसे बाहर निकलेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि नहीं। जैसे ये एंगल देखिए बहुत कम है और यहाँ एंगल देखिए ज्यादा है, तो जो लाइट रे आंख पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा,
ये कुछ स्ट्रेट इधर कुछ दिखेगा, इधर बना हुआ, इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। और ये पेंसिल बेंड करता हुआ क्यों दिखा, ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये जो इसका एक्चुअल पोजीशन है, रियल डेप्थ बोलेंगे इसको, और यहाँ पे क्या है, अपीयरेंट डेप्थ है। उसी प्रकार से हम दूसरा भी एक देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पे ना वाटर डाले हैं यहाँ तक, यहाँ पे एक सिक्का डाल दिए। बाबू जब कॉइन को डाले हो तो लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और जैसे बाहर निकलेगा तो ये ज़्यादा बेंड कर जाएगा, ये ज़्यादा बेंड कर जाएगा। क्यों बेंड कर जाएगा ऐसे, क्यों बेंड कर जाएगा, क्योंकि वाटर से, है ना, वाटर से लाइट रे कहाँ गया, एयर में गया, इसीलिए वो बेंड कर जाएगा। तो ये बेंड कर गया तो ये ऑब्जर्वर का जो आंख पे जाएगा लाइट, वही ना इमेजिन करेगा कि कहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर ये सिक्का है, ठीक है, यहाँ पे ये क्वाइन है, यहाँ पे दिखेगा हमको उठा हुआ। अगर एक गिलास पानी लीजिए उसमें सिक्का डालिएगा तो सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा दिखता है ना। तो ये जो डेप्थ हुआ इसको बोलेंगे रियल डेप्थ। क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। और ये जो हुआ मतलब जो हम लोगों को दिख रहा है ये हो गया आपका अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ या फिर अपीयरेंट पोजीशन। तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम इसको सुधारेंगे जरूर, ठीक है। अब आगे एक हम देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट में अगर सपोज करिए जैसे कि यहाँ पे एक आप ग्लास का स्लैब ले लीजिए, आप कोई भी अगर नीचे में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऐसे रहता है ऐसे, लेकिन जब ग्लास स्लैब ऊपर से रखेंगे तो ये कुछ अलग दिखेगा, ऐसा दिखेगा, मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ दिखेगा, इसका जो नीचे का पोर्शन है इधर दिखेगा और बीच वाला पोर्शन कहीं यहाँ दिखेगा, है ना, ये डिस्प्लेस किया हुआ दिखेगा। इसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं जरा सा, जैसे सपोज करिए कि ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट रे से गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे बना नॉर्मल, ये बेंड किया ऐसे, फिर यहाँ पे बना नॉर्मल, और ये थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि एक्चुअल में लाइट रे ऐसे जाता तो ये सीधा ऐसे 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 चला जाता, ऐसे जाता, लेकिन ये सपोज करिए ऐसे जाता। ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखो, नहीं समझ में आया, अरे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इमरजेंट रे है। तो बउआ अगर मान लो कि ये मीडियम नहीं होता तो लाइट तो सीधा ऐसे जाता ना, इधर जाता ना, लेकिन गया कहाँ इतना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कुछ इतना का। इसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे भी दिखाते हैं हम आपको, आगे भी सिखा रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग जाने क्या क्या जाने हैं कि साइन आई बाई साइन आर होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब ये देखो N21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है मीडियम 1 का, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको भी वही पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जब होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर लिखना होगा न्यूमरेटर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखना होगा डिनोमिनेटर में। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, रेसिप्रोकल करके 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लिख सकते हैं ना भाई, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, तो उसका होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव होता है कि दूसरे मीडियम से, जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप देखेंगे
कि वैक्यूम है और एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होगा वो कितना होगा, वो बहुत कम का बेंड करता है, मतलब 1.003, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 9 के बराबर रिफ्रैक्शन होता है। एयर अगर वैक्यूम से लाइट आ रहा है तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ? वैक्यूम में। एयर में क्या होता है तो 2.98 × 10⁸, मतलब लगभग दोनों 3 ही हुआ, 3 × 10⁸ और 3 × 10⁸। तो एयर में देखिए एयर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा 1.0003। उसी प्रकार से हम अगर आइस की बात कर ले तो आइस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.31। मतलब आप समझ रहे होंगे कि लाइट रे जब एयर से वैक्यूम से एयर में जाएगा तो थोड़ा स्पीड घट रहा है, इसमें एयर में जितना स्पीड से लाइट मूव कर रहा था उससे थोड़ा और कम स्पीड में आइस में मूव करेगा, है ना। तो नेक्स्ट है वाटर में। वाटर में लाइट रह जाएगा तो ये कुछ ज्यादा ही बेंड करेगा, इसमें क्या होगा 1.33। आइस में देखिए 1.31। अब क्यों है ऐसा, तो आइस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। कहिएगा सर हम तो 9th क्लास में पढ़े थे कि सॉलिड इज मोर डेंसर देन लिक्विड, तो यहाँ कैसे हो गया लिक्विड ज्यादा डेंसिटी वाला। तो बच्चों वाटर के केस में ऐसा होता है, जब वाटर आइस बनता है तो डेंसिटी उसका कम हो जाता है और जब लिक्विड बनता है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैक्यूम में, देखिए वैक्यूम का ये एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह से हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, तो वैक्यूम से जब ग्लास में जाएगा तो देखो सबसे ज्यादा अभी तक जितना बनाए उसमें सबसे ज्यादा बेंड इसमें क्या है, मतलब 1.52 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उसी तरह से रॉक सॉल्ट में और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, 1.54 होगा, है ना। उसी तरह से डायमंड में होगा, इसमें और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये 2.42 होगा। मतलब आप समझे कि जितना जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना लाइट का स्पीड कम होगा उसमें। जैसे अब डायमंड में आपसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि किसमें लाइट का स्पीड कम होगा, आइस में, वाटर में या डायमंड में, तो डायमंड में सबसे कम लाइट का स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा बेंड करेगा और जिसमें कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम बेंड करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो बेंडिंग करने का कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 4.24। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होगा? आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बोल रहे हैं, है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4.42। इसका मतलब सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बराबर क्या है 2.42। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां से स्पीड हम निकाल सकते हैं डायमंड का, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, हमको इसका पता नहीं है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.42 कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकलेगा। मतलब आप समझे कि डायमंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लाइट का जो स्पीड है वो लगभग, लाइट का जो स्पीड है वो बहुत कम है। किसमें? लाइट की स्पीड जो वैक्यूम है उससे बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यही समझते हैं कि वो लाइट को बेंड करने का कैपेसिटी ज्यादा है, वो लाइट ज्यादा बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 suggests that the speed of light in a diamond will reduce by a fraction 2.42 as compared to its speed in air. एयर या वैक्यूम के तुलना में इसका जो स्पीड होगा वो कितना टाइम्स घट जाएगा, 2.42 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मतलब कि फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होगा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का ये, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस।
तो ये निकलेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा इसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब n के बगल में है ना, ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है, n के बगल में है ना, अरे यार मिट जाओ, n के बगल में जो भी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे लिखाएगा। अगर ऐसे भी रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोलेंगे इसको, अगर ये ऊपर है तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब जो भी n के बगल में है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, सीधी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब ये भी आगे भी लिख सकते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये भी सही है। मतलब ये देखना है, बस ये देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में होगा उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखाएगा, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कर देंगे। ठीक उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल निकालना होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नेक्स्ट देखिए, आप इसको रोक करके देख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इसको बोलते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 किया जाता है। अगर रहे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को हम उसका रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं। अरे भाई कर तो सकते ही है ना, जैसे देखिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये V1 बाई V2 होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा उसका स्पीड डिनोमिनेटर में लिखाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई एक दूसरा दिया क्या पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 को क्या लिखा जाता है, इसको अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। और देखो डिवाइड का डिवाइड ये कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 हो जाएगा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 V1 अपॉन V2 आ गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 भी V1 अपॉन V2 आ गया। तो ये दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। अगर फर्स्ट मीडियम नहीं दिया होगा तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ले लेंगे, नहीं। फिर दे रखा है कि इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो गया या एयर भी रहेगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ये तो रेशियो होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस पर देखते हैं क्वेश्चन करके। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको क्वेश्चन को करके तो बहुत अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आएगा। अभी देखिए बोले कि लाइट इंटर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बाबू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये भी बोल सकते हैं, नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना दे रखा है 1.5 दे रखा है ना, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ
लाइट इन ग्लास वर्ल्ड, निकालो क्या होगा। बड़ा आसान है बाबू, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या पढ़े हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये ना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, यही होगा ना। अब इसको करिए, ये कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, ये 1.5 के बराबर दे रखा है। अब हमको इसका स्पीड निकालना, तो इसको भेज दीजिए इस साइड और इसको भेज दीजिए इसके डिनोमिनेटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या हो जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई इस 1.5 को यहां लेके आइए, 1.5 इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए इसको कैंसिल आउट करिएगा, 2 आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो 1.5 के बराबर होगा। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बहुत आसान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, माने अच्छा देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बच्चों सॉरी वाटर लिखना चाहिए था मुझे, वाटर की बात करें तो वाटर। बच्चों हम लोगों को दे रखा है, पढ़ो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे वाटर का जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था उसका स्पीड डिनोमिनेटर में देते हैं, जिसका भी निकालना था उसका स्पीड डिनोमिनेटर में होगा। तो एयर का तुमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है, 4/3। अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इक्वल्स टू के उधर और इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वाला आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा इसके डिवाइड में, और ये 3 चला जाएगा इसके ऊपर, बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कर लीजिए इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करिएगा। इसमें देख रहे हैं आपकी 8 जीरो इसमें स्टॉक है, 0 इधर ले लीजिएगा, तो 30 × 10⁷ डिवाइडेड बाई 4। एक मिनट सॉरी, पहले देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ 3 है, 3 जा 9 हो जाएगा, 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4। इसको कैलकुलेशन करिए, ये जगह 4 × 2 = 8, 1 बच गया, पॉइंट देंगे 10 हो गया, फिर 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, अब बचा कितना 2, 4 × 5 = 20। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।